हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है बेटा मेरी प्रॉपर्ली? जो भी बात आपको कहनी है करनी है वो सभी आप लोग टेक्स्ट में बोलोगे, ठीक है? और जब भी माइक ऑन करने के लिए कहा जाएगा तब माइक ऑफ ऑन करके आप बताएंगे। ओके, ठीक है, आवाज आ रही है। तो आज बेटा सबसे पहले सभी को बहुत दिक्कत आ रही है गूगल मीट ऑपरेट करने में, और गूगल मीट ऑपरेट सही से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि पहले आपको गूगल मीट का समझा दिया जाए कि कैसे यूज करना है। ज्यादातर बच्चे कर ले रहे हैं, कुछ को बार बार दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा समझ लो आप लोग सब लोग, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारी जो भी चीजें जरूरी हैं उनमें एक गूगल मीट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्लासेस चलेंगी। दूसरा एक जो सर आपको व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, काहूत वाला, वो भी जानना आपको जरूरी है। तो वो चीजें भी हम बताएंगे। फिलहाल पहले हम लोग जो है वो गूगल मीट पे बात कर लेते हैं कि गूगल मीट कैसे देखा जाएगा, कैसे उसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? तो अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, उस स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या करते हैं, ठीक है? आप लोग वेट करिए, तब तक और बच्चे 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कुछ उनको ज्वाइन भी हो जाने देते हैं, साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। तो ये स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी बेटा, सभी लोग आ, समझ लो सभी लोग कि कैसे गूगल मीट यूज करना है। सभी लोगों ने, कई लोगों ने चलाया भी होगा, और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इसको ट्राई कर लें आप अपने पर्सनल लेवल पे, ताकि इजी रहे और पता चल जाए आपको कि कैसे करना है। अब आप लोग देख रहे हैं कि क्लासेस में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हम लोग जो एक्चुअल अपनी बात कहना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। इसलिए सबसे पहले यही जरूरी है कि आप सभी लोग गूगल मीट समझ लें कैसे होता है। ये छोटा सा एक 5-6 क्लिप्स का है, तो आप इसको ध्यान से देखोगे। तो जब इस ऐप को पहले तो डाउनलोड करना पता ही है, तभी आप लोग इसमें एंटर किए हैं, लेकिन जो साथ वाले और बच्चे हैं जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या जिनको भी और करना है, उन सबके लिए ये चीज फायदेमंद रहेगी। तो गूगल मीट ऐप को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो या अपने प्ले स्टोर में या कहीं पर भी कर सकते हैं। वहां से जब गूगल मीट ऐप सर्च करोगे आप, तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी। गूगल मीट का जो सिंबल आपको दिख रहा है ऊपर, ये आएगा। और एक बार डाउनलोड जब हो जाएगा, ये डाउनलोड पर क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा, फिर साइड में जैसा ओपन का दिख रहा है, डायरेक्टली ओपन का आने लगेगा। ओपन पे जब क्लिक कर लेंगे आप, तो ओपन के बाद आपको ओपन के बाद इस तरीके का सिंबल बन के आएगा, और ओपन के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, वेलकम टू मीट। तो गूगल मीट जहां डाउनलोड हुआ है, आप सीधे ऐप के अंदर चले जाओगे, और गूगल मीट के अंदर आपका फर्स्ट स्क्रीन जो शेयर होगा वो इस तरीके से, और उसमें कंटिन्यू लिख करके आएगा। कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे, तब आपका ये डिफरेंट एक्सेस मांगेगा। जैसे ये जो इसमें एक्सेस मांग रहा है, कैमरा के लिए एक्सेस मांगेगा, माइक्रोफोन यानी कि आपके जो माइक होता है उसके लिए एक्सेस मांगेगा, ताकि आपकी आवाज और वीडियो इसके थ्रू जा सके, इसलिए एक्सेस मांगता है। इसमें आपको ओके ही करना होगा, डोंट अलाउ नहीं कर सकते। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका फिर गूगल मीट इस तरीके से खुल जाएगा, और वो साइन इन मांगेगा। साइन इन मतलब मीट के अंदर आपको अपनी एक इंफॉर्मेशन देनी होती है, लाइक गूगल आईडी, जीमेल आईडी, कोई सी भी वो आईडी आपको देनी पड़ती है, जिससे आप गूगल मीट को ऑपरेट कर सके। आपके ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी होता है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट होगा, जैसे इसमें डिफरेंट है, तो आप अपने जीमेल आईडी से, और अच्छा किसी दूसरे का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड अनदर अकाउंट। यहाँ से ऐड करके आप जा सकते हो, और अगर आपका अपना मोबाइल है तब तो आपका सीधे सबसे ऊपर आ ही रहा होगा, उसी से एंटर करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ से एंटर करके जब आप अंदर बढ़ेंगे, साइन इन आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। अब जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इसमें देखो एक साइड में बेटा माइक बन के आ रहा है, यहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, माइक बन के आ रहा है, दूसरी साइड वीडियो वाला बन के आ रहा है। अब ये माइक और वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों देखो, एक माइक जो वीडियो वाला है वो रेड हो रखा है, उस पर कट किया गया है। ऐसे ही आपको माइक पे भी जब आप क्लिक करोगे तो वो भी रेड हो जाएगा, यानी माइक और वीडियो दोनों आपको ऑफ कर देना है सबसे पहले ज्वाइन करते समय।
क्योंकि ना ही आपको अभी कोई बात करने की जरूरत है, इसलिए माइक नहीं चलना है, ना आपको आपका जो वीडियो है यानी आपका फेस हो सकता है, आपका जो भी है वो वीडियो भी आपको हमको किसी को शेयर नहीं करना है, इसलिए वो भी ऑफ रखना है। नीचे इस स्क्रीन पे आप ऑप्शन देख रहे हो दो, एक तो होता है न्यू मीटिंग और दूसरा होता है मीटिंग कोड। ठीक है, तो मीटिंग कोड आपको न्यू मीटिंग नहीं करानी है, क्योंकि आप नई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी क्लास हम लोग कर रहे हैं, तो हम आपको मीटिंग कोड पहले से देते हैं व्हाट्सएप में। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलता है लिंक, वही एक्चुअली जो है वो मीटिंग कोड है। तो हम लोग मीटिंग कोड वाले के थ्रू जाएंगे। मीटिंग कोड पर, इस पर, ये जो रेड में आया इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, और इस पर क्लिक करने के बाद, इस पर क्लिक करोगे आप, तब मीटिंग कोड एंटर करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक तो आप व्हाट्सएप में जाएं अपने, और जो वो मीटिंग का लिंक आ रहा है वहां पर सीधे क्लिक करते ही आपको वो गूगल मीट में ले आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहां से आप उसको कॉपी करें, उसको कॉपी का ऑप्शन आएगा, वहां पे उसको कॉपी करें उस लिंक को, और यहाँ मीटिंग कोड में ला करके डाल दें, यहाँ पेस्ट कर दें। वहां से कॉपी करोगे, यहाँ पर डाल के पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद आप इसमें एंटर कर जाओगे। एंटर करने के बाद ये इस तरीके का सीन आएगा, ज्वाइनिंग मीटिंग, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं पहले इस तरीके की स्क्रीन। अब यहाँ पे साफ साफ आप लोग क्लियरली देख लो स्क्रीन पर कि जो है माइक को ऑफ किया गया है और वीडियो को ऑफ किया गया है। दोनों चीजें ऑफ रखना जरूरी है, यही मैं बार बार कहता हूँ कि ये दोनों चीजें आप लोग ऑफ रखें, वरना डिस्टर्बेंस बहुत होता है। स्पेशली मैं समझाई ये पूरी बात इसीलिए रहा हूँ कि ये दोनों आपको ऑफ ही रखने हैं। जब आपसे बात करने के लिए कहा जाएगा तब आपको माइक वाला अपना ऑन करना है, वरना ये दोनों ऑफ रखने हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑफ है, ये रेड आ जाएंगे दोनों, ये दोनों रेड हो जाएंगे, दैट मीन्स ये ऑफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है ना, अब ये एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है जब आप क्लिक करोगे यहाँ ऊपर, ऊपर साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये ऑप्शंस खुलते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस खुलते हैं ऊपर के, स्विच कैमरा, टर्न ऑन कैप्शंस, प्रेजेंट स्क्रीन, रिपोर्ट प्रॉब्लम, व्हाटएवर। तो इसमें सबसे ध्यान वाली चीज है प्रेजेंट स्क्रीन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस पर क्लिक कर देते हैं, प्रेजेंट स्क्रीन पर। इससे क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा है वो यहाँ सभी को दिखने लगता है। तो ये प्रेजेंट स्क्रीन वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ये आपको नहीं करना है प्रेजेंट स्क्रीन। प्रेजेंट स्क्रीन जो है वो ऑप्शन हमारे लिए है, क्योंकि हम आपको चीजें बता रहे हैं तो वो आप देखिए। ये प्रेजेंट स्क्रीन आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसी के लिए हम लोग बार बार कहते हैं कि बेटा माइक्रोफोन अपना ऑफ करिए और अपना वीडियो ऑफ करिए और प्रेजेंट स्क्रीन ऑफ करिए। प्रेजेंट स्क्रीन को बिल्कुल भी टिक नहीं करना। इनमें से फिलहाल तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फिलहाल आपको क्लिक करनी पड़े। आपको सिंपल जो है ना, आपको सिंपली अपना जाकर के फिर से वही मीटिंग कोड में जाना है, मीटिंग कोड के बाद एंटर करना है मीटिंग कोड, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से पेस्ट करना है और आप एंटर कर जाएंगे, और आपको ये दोनों चीजें ऑफ कर देनी है, वीडियो और माइक्रोफोन। बस इतनी सी बात है। केयरफुली लिसन करना है, आपको सारी चीजें सुननी है। जब भी कभी आपको बात करने के लिए कहा जाएगा, कुछ पूछा जाए इंडिविजुअली या जनरलाइज पूछा जाएगा, तो बता दिया जाएगा कि अपना एक एक करके माइक ऑफ ऑन करके पूछेंगे। तो ये माइक वाला जो रेड है इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका ऑन हो जाएगा, अपनी बात पूछ लो और उसके बाद में फिर से इसको ऑफ कर दो। तो ये सब चीजें ऑफ रखेंगे आप तो बड़ी आसानी होगी हम लोगों को समझना। और बार बार करते हो तो पूरे क्लास में बेटा डिस्टर्ब होता रहता है, किसी को भी किसी की कोई बात समझ नहीं आती। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सर आप दिख नहीं रहे हैं रमित। बेटा मैं दिखूंगा जब मैं अपना वीडियो ऑन करूंगा, तो मुझे वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ। यही सब चीजें आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जिस चीज की नीड नहीं है उसको मत करो, इससे डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, देखो विजय कौन है, ये कौन बच्चा कर रहा है, ये कौन कर रहा है, विजय मिश्रा। देखो इन्होंने वीडियो ऑन किया है, इन्हीं सब चीजों के लिए हम मना कर रहे हैं। ये वीडियो ऑन किया हुआ है, ये सबको डिस्प्ले हो रहा है, इनकी कोई, इसकी कोई नीड नहीं है। इनको जरा निकाल दो विजय मिश्रा। रिमूव कर दो, रिमूव कर दो, रिमूव करो। जी जी सर, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यही सब बातें, यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आपको जो है ये सब चीजें नहीं करनी। बाकी मैंने आपको उसके बारे में बताया था, बॉटनी के सिलेबस के बारे में बताया था मैंने आपको, बॉटनी के सिलेबस के बारे में बताया था। सिलेबस में एक बार जरा फिर से हम लोग समझा देते, क्योंकि कुछ बच्चे सिलेबस तो कुछ बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, तो उनको उस बारे में भी पता है।
इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई पड़ेगा, अब हम लोग ये बुंदेलखंड की साइट खोलेंगे, NJTRU की बुंदेलखंड की साइट जो खोलेंगे। सिलेबस इसका ओपन करेंगे जब हम लोग, ये सिलेबस इस तरीके से आएगा। हम लोग ध्यान से देख लो, अपने आप कर सकते हो, कोई इसमें भी खास बात नहीं है, बस समझना पड़ना चाहिए। तो देखो सारे एप्लीकेशन का सिलेबस आ गया। अब ये बॉटनी का सिलेबस, ये जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी सभी का सिलेबस यहाँ पे दिया। बॉटनी के सिलेबस की क्लिक करो, तो इसमें बॉटनी के सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि ये जो PDF हमारी डाउनलोड हो रही है, इसमें 3 सालों का हमारा ऑल 3 इयर्स का पूरा किया हुआ है। यहाँ BSc फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, BSc फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि पेपर 1 में आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई की डायवर्सिटी आती है। पेपर 2 में एल्गी, लाइकन, ब्रायोफाइट की आती है डायवर्सिटी। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की डायवर्सिटी हम लोग पेपर 3 में पढ़ेंगे। पेपर 1 की डिटेल्स जो है, हर पेपर में आपके कुछ यूनिट्स होंगी, 4-5 जो भी यूनिट्स होंगी। तो पेपर 1 की जो यूनिट्स हैं वो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई रिलेटेड है। 3 तो यूनिट की कोर है, और फर्स्ट यूनिट में तीनों का हम लोग जो डाइवर्सिटी, नेचर, हिस्ट्री, ये सब मतलब बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग और आगे देखेंगे। पेपर 2 जो है वो एल्गी, लाइकन और ब्रायोफाइट्स के बारे में है। फर्स्ट यूनिट इसमें भी देखो, फर्स्ट यूनिट इसमें भी जो है उसमें हमारा जनरलाइज है, जनरल कैरेक्टर एक्सेट्रा। सेकेंड यूनिट में हम लोग कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टेड हमारे जो एल्गी हैं उनकी लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ग्रुप है, तो इनको हम लोग देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप है, तो इनको हम लोग स्टडी करते हैं पूरा समझने के लिए। यूनिट थर्ड में ऐसे ही हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स जिनको मॉसेस कहते हैं, जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वो होता है ब्रायोफाइटा जिसको कहते हैं। तो एल्गी वालों को हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा, फिर उसके बाद आता है दूसरे ग्रुप ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा के जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग हैं पोगोनेटम को और एंथोसेरॉस, इन दो को पढ़ेंगे। नाम आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पर उनकी बस डिटेल स्टडी करने वाले हैं। फोर्थ यूनिट इस पेपर की है, पेपर की, उसमें हम लोग रिक्सिया, मार्टेंसिया जो हमारे होते हैं, इनके गैमेटो और स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। यानी इनकी लाइफ में जो 2 फेजेस आती हैं, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज, उस समय इनका क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग। इसी तरीके से पेपर जो थर्ड आएगा, ये मैंने बताया था यहाँ पे, पेपर 1 और 2 जो होगा वो होगा 33 मार्क्स का। पेपर थर्ड जो हमारा होगा वो हमारा होगा 34 मार्क्स का। जो 50 लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर थर्ड जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, जो थर्ड कैटेगरी आती है। टेरिडोफाइटा आता है, फिर ब्रायोफाइटा, फिर उससे ऊपर आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में हम लोग उसके जनरल फीचर्स, यानी कि एक टेरिडोफाइट है तो उसमें जनरली क्या क्या मिलना चाहिए, कहाँ उसका हैबिटेट होगा, क्या नेचर होगा, ये सारी चीजें। क्लासिफिकेशन, कि टेरिडोफाइट्स के अंदर भी फिर बहुत सारे आएंगे ना ऑर्गेनिज्म, तो उनको कैसे क्लासिफाई करना है, किस ग्रुप में रखना है, उनके क्या कैरेक्टर होंगे, इसलिए उनको किस ग्रुप में रखा जा रहा है, ये सब। स्केलर सिस्टम, इवोल्यूशन, इनका कैसे इनका विकास हुआ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, कंपेयर करेंगे हम लोग डिफरेंट टेरिडोफाइट्स को, उनकी मॉर्फोलॉजी में क्या सिमिलैरिटी है, डिससिमिलैरिटी है, उनकी एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि आउटर देखने में कैसे हैं और देखने में उनके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि एनाटॉमी में हम लोग उनको जैसे क्रॉस सेक्शंस में पढ़ते हैं, यानी उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और उनमें क्या चीजें हैं, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कैसे टेरिडोफाइट जो है वो बेसिक से और आगे हायर टेरिडोफाइट बने। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो उनकी होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, फेजेस होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे लाइकोप्सिडा एक ग्रुप होता है, उसको राइनिया, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम वगैरह वगैरह, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा,
इसी पेपर थर्ड की जो है हमारे सेकेंड यूनिट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, ये स्पोरो है, स्प्रो लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक सिस्टम। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज और नॉन रिप्रोडक्टिव फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेजेस होती हैं इनकी सभी लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में। तो उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है कि वो कैसे रिप्रोडक्टिव, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फॉलो होता है, उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वो टेरिडियम का होगा, नेफ्रोलैपिस होगा, मार्शिलिया होगा, ये सब एग्जाम्पल है बेटा ऑर्गेनिज्म के, यानी प्लांट्स के नाम है ये, नेफ्रोफिलिस, टेरिडियम और मार्शिलिया। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था पुगोनेटम, एंथोसेरॉस, लाइकोपोडियम, सिलेजेनेला, राइनिया। तो यहाँ तुम लोग देख रहे होगे कि ग्रेजुएशन लेवल पर आकर के आपको ऑर्गेनिज्म वाइज पढ़ना पड़ता है, यानी एक एक को डिटेल स्टडी करते हैं, एक प्लांट को लेंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, कहाँ रहता है, कैसी उसकी लाइफ साइकिल है, किन किन स्टेजेस में जाता है, क्या क्या क्लासिफिकेशन उसका होता है, क्यों किसी क्लासिफिकेशन में रखा गया है। अब वॉइस अभी क्लियर आ रही है क्या? वॉइस अभी भी डिस्टर्ब हो रही है? अच्छा, वॉइस डिस्टर्ब, ठीक है, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश। ये जो अनामिका प्रसाद की आईडी पे जो जो कैंडिडेट स्टूडेंट हैं वो अपना वीडियो ऑफ करें भाई। कितनी बार आपको जो है वो रिमाइंड किया जा चुका है। हेलो, अभी आवाज आ रही सही से? हाँ, सर यस, आ रही है क्लियर आवाज? क्लियर क्लियर, बिल्कुल ओके क्लियर, ओके बिल्कुल clear। ओके सर। तो अब आवाज बेटा क्लियर आ रही होगी सभी को। तो हम लोग आगे देखते हैं जो मैं बता रहा था। तो पेपर थर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बॉटनी के पेपर थर्ड में क्या क्या चीजें हैं। डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और पैलियोबॉटनी थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं उसमें हम लोग लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, राइनिया, इनके सभी के एग्जाम्पल लेकर के टेरिडोफाइट्स के हम लोग जनरल फीचर, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। ऐसे ही हम लोग उनका जब गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हम लोग टेरिडियम, नेफ्रोलैपिस और मार्सिलिया के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। इसके बाद टेरिडोफाइट से जो इम्प्रूव प्लांट्स आते हैं उनको जिम्नोस्पर्म्स कैटेगरी में आते हैं, नेकेड सीड वाले जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में हम लोग जो है वो साइकस को लेकर के मेनली स्टडी करेंगे, जो उनके कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्टडी है। जबकि पाइनस और इफेड्रा को हम लोग यूनिट 4 में उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह को, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो यानी कि हमको 3 प्लांट पढ़ने हैं जिम्नोस्पर्म के, साइकस, पाइनस और इफेड्रा, इन तीनों को पढ़ने। प्रैक्टिकल्स भी देखो आपके उन्हीं से रिलेटेड होंगे, जो चीजें आपके थ्योरेटिकल में है वही चीजें आपके प्रैक्टिकल्स में आएंगी। प्रैक्टिकल्स के लिए कल आपकी एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें आपको समझाया जाएगा कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सिलेबस में है, क्या आपको कराया जाता है और किस किस पार्ट में आपको क्या क्या लिखना रहता है और क्या करना रहता है। करने का तो अभी जब क्लासेस होंगी तब बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन फिलहाल आपको ये बताया जाएगा कि सिलेबस में होता क्या क्या है और करना क्या क्या रहता है। और यूनिट 4 का ही पार्ट है जो वो पैलियो बॉटनी का है। पैलियो बॉटनी जो है ना वो बॉटनी फसिल से रिलेटेड है। इसका मतलब जो जीवाश्म मिलते हैं हमें, वनस्पतियों के जो जीवाश्म मिलते हैं उनको देखना, उनकी स्टडी करना, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फॉसिलाइजेशन हुआ है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब कौन सा कितना पुराना है, कब कौन सा कहाँ पर आता है।
ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद देखोगे इस जो पीडीएफ थी ना उसमें फिर बीएससी सेकेंड ईयर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, इससे आपका मतलब नहीं है, आपको केवल यहाँ पेज नंबर 2 तक, केवल आपको यहाँ तक चाहिए। तो इन दोनों पेजेस को, ये वाला एक पेज हो गया और एक अगला ये वाला पेज हो गया, इन दोनों पेजेस को आप लोग अपना प्रिंट आउट लेकर के और अपना काम कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो और बेटा किसी को अगर इनसे इन चीजों से रिलेटेड जितनी मैंने बताई हैं इनमें डाउट हो, जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनकी कोई क्यूरियोसिटी हो, उनको कुछ पूछना हो, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। किसी को बेटा कुछ पूछना हो रिलेटेड इन सब चीजों से, जनरलाइज अभी सारी चीजें समझ लो, फिर हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट्स पे आएंगे। अभी आप जनरलाइज सारी चीजें समझ लीजिए, पूछ लीजिए जो भी दिक्कत आ रही हो, फिर उसके बाद हम लोग और डिटेल में बात करें। अभी अभी मैं देखता हूँ आपको, अभी पेपर दिखाता हूँ आपको कि आपका पेपर कैसा आता है, जो फाइनली जो एग्जाम में पेपर आएगा वो आपका किस तरीके का आएगा उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस पीडीएफ आपको चाहिए बेटा, सिलेबस पीडीएफ का लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखा है, अभी मैं फिर से उसमें भिजवा दूंगा। आप शायद नए जुड़े हो, पहले बच्चों के लिए मैंने दे रखा है, अभी फिर से लिंक उसका हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। इसके अलावा आप, एक वो आता है अनसॉल्ड आता है, अनसॉल्ड जो आता है एक छोटी सी बुकलेट सी आती है, अगर आप उस अनसॉल्ड को परचेज कर लेंगे शॉप वगैरह से कहीं से आपको मिल जाएगा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए अपना ले लेना पूछ करके। तो उस अनसॉल्ड में आपको पिछले 8-10 साल के जो पेपर, क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सारे दिए रहते हैं, और साथ ही आपका पूरा सिलेबस भी दिया रहता है। तो वो एक अपने में सफिशिएंट आइटम है जिसमें आपको एक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर मिल जाएगा, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और पिछले 10 साल में 10 ईयर्स में जो आया हुआ वो है। हाँ, वो कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं कि वो कैसे आपका आएगा। अभी हम आपको बेटा पेपर का स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपका फाइनली आएगा वो किस तरीके का आएगा। अनसॉल्व पेपर किस राइटर का, कैसी बात कर रहे हो बेटा, राइटर का कैसे होगा अनसॉल्व पेपर। ये बुकलेट आती है, ये कोई पब्लिकेशन निकालता होगा, आई थिंक दिनेश वगैरह कोई निकालते होंगे, तो ये पब्लिकेशन का आता है, उसको आप ले सकते हो, हर शॉप पे मिल जाता है, जहाँ हायर उसकी बुक्स मिलती है हायर एजुकेशन की, वहाँ मिल जाता है ये अनसॉल्व पेपर। उसमें 10 साल के करीब रहते हैं और सिलेबस आपका पूरा रहता है, तो उससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीजें स्टडी करनी है, वो हो जाएगा। ठीक है। रूबी वर्मा वीडियो ऑफ करो अपना। रूबी वर्मा वीडियो ऑफ करो।
अब मैं आपको पेपर दिखाने जा रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जामिनेशंस में आते हैं, उसकी एक आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ। तो उसको आप देख लें, समझ लें कि किस तरीके का पेपर आता है। तो इस तरीके का आपका पेपर आएगा, स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। ये 2019 में आया हुआ पेपर है। तो इस तरीके का आता है, ऊपर टोटल दिया भी रहता है कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और कितने पेजेस का है, ये सारी चीजें दी रहती हैं। पेपर कोड रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। और नीचे पेपर बॉटनी, देखिए पेपर 1 जो डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया फंजाई वाला है। टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स फर्स्ट पेपर के जैसे बताए थे मैंने 33 होते हैं। अब नीचे नोट वगैरह कायदे से पहले पेपर पढ़ लें एग्जाम्स की, तो आपको पता ही है। पहले एक पेपर पूरा अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। तो इसमें लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, ड्रॉ सुटेबल डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। तो ये चीजें ध्यान देने की हैं। 5 क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो पूरे करने हैं। और ये बात आपको क्वेश्चन वाइज अलग अलग नहीं बताई जाएगी कि किसमें कौन सा डायग्राम बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। इसीलिए इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले ही लिख दिया है कि ड्रॉ सुटेबल डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। जहां भी जरूरत हो, जहां जरूरी हो, वहां पर सभी डायग्राम बनाएं। आपको अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बाद में ऐसा नहीं कह सकते कि सर इस क्वेश्चन में तो इन्होंने कहा ही नहीं था कि डायग्राम बनाए। तो डायग्राम अगर जिसका भी आपने पढ़ा है, आपके सिलेबस में है, वो आपको बनाना ही है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहता है सेक्शंस में। जैसे ये पहला है सेक्शन ए, ये सेक्शन ए है पहला। तो इस सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर, हर एक लॉन्ग आंसर जो रहेगा वो आपका 6 नंबर का रहेगा। 6 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आता है। तो लॉन्ग आंसर जो होगा वो आपका जितना भी कंटेंट हो उसमें, वैसे जनरली जो है वो उसकी लेंथ जो है वो 5 to 6 पेजेस की, या 4 to 6 ऐसे मान लो आप। कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें ज्यादा मटेरियल नहीं होता है, तो वो लिखे जाते हैं हमारे। तो हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, जिसमें जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अल्ब्यूगो। ये भी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है। तो हिंदी इंग्लिश की कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आंसर भी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स सभी में कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये लॉन्ग में ही है, बट इस ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसा दिया है कि शॉर्ट नोट लिखने हैं 3 चीजों पे। तो यानी एक ही क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स के लिए आपको 3 नोट्स लिखने हैं। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, एस्परजिलस के बारे में, फ्यूजेरियम के बारे में। ये तीनों आप जब लिखोगे तब आपका जाकर के वो 6 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो होगा। अब अच्छा, इसमें देख रहे हो तुम लोग कि सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन भी दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये कंप्लीटली उन पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन आपको देते हैं या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए दूसरा ऑप्शन भी है कि रिप्रोडक्टिव मेथड्स जो भी हैं बैक्टीरिया में, यानी बैक्टीरिया कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है, या तो आप इस पार्ट को करें या फिर आप इन शॉर्ट नोट्स को लिखें। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में जो है वो आपको पक्सीनिया ग्रामिनिस जो होता है, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल जो है। अब क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स ओनली इलस्ट्रेट द लाइफ साइकिल। यहाँ पे आपको केवल डायग्राम बनाना है पक्सीनिया की लाइफ साइकिल का, और लेबलिंग जो होती है यानी जो साइड में लिखा जाता है मार्क करके, बस उन्हीं से आपको एक्सप्लेन करना है पूरी चीजें। यहाँ बहुत थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के ही ऑप्शन में आप लोग देखोगे फिर से शॉर्ट आंसर टाइप का है, शॉर्ट नोट्स हैं। उसमें अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो ये वाला पार्ट, तो फिर आपको एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया और टोबैको मोजाइक वायरस, इन दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन आपने लॉन्ग आंसर फर्स्ट पार्ट में देखे। ये तो पहला वाला जो था कि एल्ब्यूगो की चीजें आपको लिखनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही करना है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये शॉर्ट नोट वाला पार्ट करें या फिर ये वाला करें। तो इन दोनों में से जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो ये वाला पार्ट करोगे या फिर ये जो शॉर्ट नोट वाला पार्ट है हमारा, ये वाला करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुल मिला के 3 करने हैं। 6 into 3, 18 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर का रहेगा सेक्शन ए। सेक्शन बी जो होगा आपका, तो सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 1 1.5 2 पेज का इस पर लिखेंगे। अच्छा, इसमें शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, जो भी नीचे दिए गए होंगे 5 6 7 8, उनमें से आपको 5 केवल करने होंगे। और हर जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी 5 आपको करने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल ये सेक्शन बी जो है वो 10 नंबर का है। वो वाला 18 का था, ये वाला 10 नंबर का है। तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर कंटेंट कम है तो कम में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इसके कई सारे पार्ट्स होंगे जिनमें से आपको 5 करने हैं। जैसे पहला है कि फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फ्लैजिला कैसे क्या होते हैं।
बेसिडियम के बारे में लिखना है, एंटीबायोटिक्स कैसे बनती हैं इसमें माइक्रोब्स के अंदर, एंटीबायोटिक्स कैसे बनती हैं ये आपको लिखना है। उसी पार्ट जो शॉर्ट आंसर वाला चल रहा है, शॉर्ट आंसर में फिर होगा कि प्लांट वायरसेस का ट्रांसमिशन, बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग, एपोथीसियम के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। तो ये देख रहे हो 7 है टोटल, टोटल आपके पास 7 हैं, इनमें से कोई से भी 5 आपको करने हैं और सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। थर्ड जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन सी, उसमें कई बार जो है वो 1 नंबर के, एक 1 मार्क टाइप के 1 लाइनर भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो इसमें देख रहे हो एमसीक्यू टाइप का है, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप का है। तो इसमें जो है हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपको। ये देखो 4, 5 क्वेश्चन है इसमें टोटल। इस पांचों में से पांचों आपको करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और ये एमसीक्यू टाइप का है। आपको जो भी ठीक लगता है ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सी चीज निम्न में से प्रेजेंट नहीं होती है, आरएनए नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, फ्लैजेला नहीं होता या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इनमें से जो भी चीज आपको ठीक लग रही है, जैसे इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया उनमें अलग से प्रेजेंट नहीं होता। तो आप जब अपनी कॉपी लिखोगे उसमें लिखोगे सेक्शन सी और क्वेश्चन आंसर नंबर 5 का फर्स्ट, और फर्स्ट में लिखोगे आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, डी भी लिखोगे, डी माइटोकॉन्ड्रिया पूरा लिख करके ये, और इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया करोगे। ऐसे करके ये आपको पांचों करने हैं। तो 18 का हो गया वो वाला ए वाला पार्ट, और आपका 10 नंबर का हो गया ये वाला, 28 हो गए, और 5 नंबर का ये वाला। तो 33 मार्क्स का टोटल आपका ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है इस तरीके से। अब इससे भी रिलेटेड अगर इसमें कुछ पूछना लग रहा है बेटा तो पूछ लो, आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में पूछिए। हेलो जी, सर स्टार्ट करें अब सेक्शन, रमेश सर। हाँ हाँ बताओ। मुझे लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है इससे रिलेटेड, तो फिर किसी बच्चे ने शायद आगे का। पूछा है कि प्रैक्टिकल मार्क्स जो है कितने का अच्छा, होगा हाउ मैनी प्रैक्टिकल। मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, अच्छा अच्छा। तो प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं बेटा वो मैंने बताया 33, 33, 34, यानी कि आपका ये 100 मार्क्स का तो होता है थ्योरेटिकल पार्ट, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो बॉटनी के लिए आपके 100 थ्योरेटिकल रहेगा और 50 जो है वो प्रैक्टिकल का रहेगा। टोटल बॉटनी अगर देखा जाए तो वो 150 मार्क्स का होगा, 150 का। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट जो होंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, वो तीनों ही 150, 150, 150 होंगे। टोटल जो आपका मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, वो आउट ऑफ 450 आएगा। और कोई बेटा जैसे कुछ पूछना हो? ठीक है सर, आई थिंक सर को हाँ नहीं ठीक। पूछना है किसी को जी। हाँ किसी को पूछना नहीं है मेरे ख्याल से। तो जी आप देखिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर। जी ओके सर। ठीक है, या कुछ और कराना है? नहीं ठीक है, मैंने तो बता दी सारी चीजें, कल इनको प्रैक्टिकल के ठीक बारे में बता देंगे क्या क्या करना है। ठीक 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 ओके। केशव सर ने आप लोगों को बहुत सारा बताया कि कैसे पेपर आएगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनकी मार्किंग कैसी होगी, सेक्शन किस टाइप से आते हैं। तो ये बहुत बेसिक्स हैं आपके लिए, बेसिक बातें हैं आपके लिए जो आपको सबको ध्यान में रखनी होंगी। तो कल से हम लोग प्रैक्टिकल्स के एस्पेक्ट्स पर जानेंगे कि प्रैक्टिकल को कैसे आपको हैंडल करना है।
प्रैक्टिकल में रिटन वर्क क्या होता है और प्रैक्टिकल में वर्किंग क्या करनी होगी। वर्किंग चूंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वर्चुअल हैं इस समय हम लोग सब लोग, तो फिलहाल हम लोग आपको बताएंगे आगे के कैसे जो है वो आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है, किस पोर्शन में कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में क्या चीज क्या ड्रॉ करना है, क्या बनाना है। खैर, बॉटनी के सिलेबस के बारे में बताया सर ने, जोलॉजी के सिलेबस का भी लिंक जो है ग्रुप में दिया हुआ है, और आप उस ग्रुप में जाके उन लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट्स का अपना अपना सिलेबस। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सर ने एक बात और बताई थी कि आप लोग जो है एक अनसॉल्व पेपर जरूर खरीद लें। उस अनसॉल्व से आपको क्या क्लियर होगा कि पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरीके से आता है। ठीक है। और क्या आप लोगों को आपके रोल नंबर्स अलॉट हो गए हैं, क्या किसी को मिले हैं, तो बताएगा एनीवन? ओके। शायद आपको फीस स्लिप मिली है, आपको किसी को फीस स्लिप मिली है आपकी? जो फीस स्लिप आपको मिली है उस फीस स्लिप पे जो आपका एडमिशन नंबर होगा वही आपका रोल नंबर होगा। ओके। तो जिसका रोल नंबर, जिसको फीस स्लिप मिल चुकी है, वो अपना रोल नंबर अपने नाम के साथ टेक्स्ट बॉक्स में डाल देंगे, जिससे हम आपकी अटेंडेंस कर पाएंगे कि आप। और जिसको रोल नंबर नहीं भी मिला है तो वो अपना केवल नाम टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा कि आपका नाम क्या है। ओके। जिसको रोल नंबर मिल गया है, जिसको फीस स्लिप मिल गई है, जिसको एडमिशन नंबर अलॉटेड हो गया है, वो अपने नाम के साथ अपना एडमिशन नंबर भी डालेगा। और जिसको एडमिशन नंबर नहीं मिला है वो अपना केवल नाम जो है मेंशन करेगा। ओके, गुड। तो बहुत सारे बच्चे आज नए हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से जो बाइफर्केशन जो सिलेबस का दिखाया था मैंने आपको कि किस पेपर में क्या क्या चीजें हैं, वो दोबारा से दिखा रहा हूं मैं आज आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जोलॉजी के सिलेबस में पेपर का कैटेगराइजेशन किस तरीके से है। ओके। देखिए, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, और इस स्क्रीन पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा। पेपर फर्स्ट दिख रहा होगा, पेपर सेकंड दिख रहा होगा, पेपर थर्ड लिखा हुआ दिखा होगा, और प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन थ्योरी लिखा हुआ होगा। पेपर वन का टाइटल मैंने बताया था लास्ट सन पे भी कि लोअर नॉन कॉर्डेट्स 33 मार्क्स का, पेपर टू हायर नॉन कॉर्डेट्स 33 मार्क्स का, पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स 34 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का। केशव सर ने भी बताया था आपको कि थ्योरी का पोर्शन जो है वो 100 थ्योरी का पोर्शन होगा और 50 मार्क्स की क्या होंगे, आपके प्रैक्टिकल होंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट हुआ टोटल 150 का। 150 का जोलॉजी होगा, 150 का बॉटनी होगा, एंड 150 का केमिस्ट्री होगा। राइट। ठीक है। उसके बाद लोअर नॉन कॉर्डेट्स को डिस्क्राइब किया था। आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, आपको ये सब मिल जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। इसी तरीके से पेपर टू था, उस पेपर टू में भी आपको सब मिल जाएगा। फाइनली जो पेपर वन है, उस पेपर वन में बताया था कि जो पहला फाइलम है, हमने कहा था कि फाइलम की स्टडी करेंगे हम, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उस फाइलम में आने वाला जो भी एनिमल है, उस एनिमल का पूरा टाइप स्टडी। टाइप स्टडी मीन्स उसमें हम उसकी मार्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, और उसकी लाइफ हिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे। राइट। तो पहला फाइलम, जब एनिमल बनने की स्टार्टिंग हुई, एनिमल बना, तो जो पहला फाइलम हुआ उसका नाम दिया गया प्रोटोजोआ। आप लोग 12th में पढ़ के आए हैं, कोई खास नई बात नहीं है, सबने पढ़ा होगा कि प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है।
और इस फाइलम में बेसिकली अगर हम बात करते हैं, देखिए पहली लाइन ही लिखी हुई है कि प्रोटोजोआ रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म। ऐसा ये फाइलम है जिसमें के बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स, यानी कि जब एनिमल बनने की शुरुआत हुई, वो सारे के सारे एनिमल किस ग्रुप में रखे गए? फाइलम प्रोटोजोआ में। जैसा नाम है प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो एक वर्ड आएगा प्रोटोस। प्रोटो मीन्स हम प्रिमिटिव, और जोआ वर्ड जो है वो रेफर करता है एनिमल्स के लिए। तो प्रिमिटिव एनिमल्स जिस ग्रुप में आएंगे वो फाइलम कहलाएगा प्रोटोजोआ। लाइक सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब दो टर्म यहां पर इस्तेमाल होते हैं, आपने पढ़े होंगे। यूकैरियोट्स एक वर्ड है और एक टर्म इस्तेमाल करा होगा आपने प्रोकैरियोट्स। जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे या बॉटनी में जब आप बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तब आप वहां पर इस बात को समझेंगे कि यूकैरियोट्स क्या हो रहा है और प्रोकैरियोट्स क्या हो रहे हैं। यूकैरियोट्स इसलिए बोला गया इनको क्योंकि इसमें एक बहुत कॉमन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोट्स का, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आप यूकैरियोट्स के बारे में, लेकिन एक बहुत कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोट्स की, अगर देखिए बायोलॉजी का मतलब लोग ऐसा माना जाता था, ऐसा अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि बायोलॉजी है वो आइदर बॉटनी आइदर जूलॉजी जो है वो आप रट लीजिए और रट के पास हो जाइए। लेकिन हम लोगों का मानना यह है कि इसमें कहीं भी रटने की गुंजाइश नहीं है। जो भी टर्म दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है, वो अपने आप में सफिशिएंट है, वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने फीचर्स को खुद ब खुद रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हम कह रहे हैं कि दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट्स का मतलब हम क्या निकालें, तो फिर हम यहाँ पे बाइफर्केशन करेंगे। अगर आप वर्ड्स को, टर्म्स को बाइफर्केट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे तो बेहद आसान होगा आपके लिए भी। और जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने एग्जाम्स में जब उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ पे टर्म है यू, ई यू लिखा हुआ है और उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है कैरियोट्स, राइट। तो ई यू का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो है वो वेल डेवलप्ड है, एडवांस्ड स्टेज में है। और एडवांस स्टेज में यहां पर क्या है? कैरियो। अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो जब सेल डिवीजन आपने पढ़ा तो सेल डिवीजन में आपने एक चीज देखी होगी कि टर्म इस्तेमाल करा होगा आपने, साइटोकाइनेसिस टर्म इस्तेमाल करा होगा और कैरियोकाइनेसिस टर्म इस्तेमाल करा होगा, राइट। और जब आपने साइटोकाइनेसिस वर्ड सुना होगा और एक वर्ड आपने कैरियोकाइनेसिस, तो वहां पे काइनेसिस वर्ड जो है वो कॉमन है, एक में साइटो लगा हुआ है, एक में कैरियो लगा हुआ है। तो कैरियो जो वर्ड आएगा, कैरियो का मतलब होता है कि आप रेफर कर रहे हैं न्यूक्लियस को, यानी कि आप बात करेंगे न्यूक्लियस से रिलेटेड। जब हम न्यूक्लियस से रिलेटेड बात करेंगे तो वहां पर टर्म इस्तेमाल करेंगे हम क्या? कैरियो। तो जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में यू का मतलब मैंने बताया कि कैसा होना चाहिए। यू का मतलब एडवांस्ड है, यू का मतलब वेल डेवलप्ड है। अब क्या चीज वेल डेवलप्ड है, क्या चीज एडवांस्ड है? वो है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए? वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और वेल डेवलप्ड से सीधा सीधा मतलब हम यहाँ पे एक इन जनरलाइज्ड वे में निकालें तो एक सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होना चाहिए, यानी कि पूरे का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में ना हो, वो क्या हो? वो सराउंडेड हो, वो गार्डेड हो किसी न किसी मेम्ब्रेन से। तो ऐसा न्यूक्लियस जो है वो जिस सेल में मौजूद है वो सेल क्या है? यूकैरियोट्स है। और वो सेल जिस एनिमल में मौजूद है वो यूकैरियोटिक्स में यूकैरियोट्स एनिमल्स हो गए, राइट। तो प्रोटोजोअन्स जो पढ़े हमने, जो आप पढ़ेंगे तो सब कैसे हैं? वो यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगा। सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर का मतलब कि जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल
जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो हम अपनी वाइटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। बोल रहे हैं तो हमारे पास माउथ है, सुन रहे हैं तो हमारे पास ईयर है, चलने के लिए हमारे पास लेग्स हैं, फीट्स हैं, फुट है, हमारे पास हैंड है, टंग है, राइट, नोज है। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, एंडोक्राइन काम कर रहा है, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स हैं वो जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज करेंगे वो सब करेंगे किसमें, उस सिंगल सेल के थ्रू ही करेंगे। अगर उन्हें लोकोमोशन करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल, उन्हें न्यूट्रिशन करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल, उन्हें एक्सक्रीशन करना है उसी सेल से करना है, उन्हें रेस्पिरेशन करना है उसी सेल से करना है, उन्हें रिप्रोडक्शन करना है उसी सेल से ही करना है। मींस जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, वाइटल एक्टिविटीज हैं। थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप 12th से पढ़ के आए हैं, तो जब आप 12th क्लास में खासकर जब आप यूपी बोर्ड से हैं, तो यूपी बोर्ड में एक जो बेसिकली जो प्रॉब्लम अक्सर आती है, और हम लोग भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा अब वर्क करना पड़ेगा कि जो आप टर्म इस्तेमाल करें वो टर्म आपके इंग्लिश में होने चाहिए। हिंदी में अगर आप टर्म इस्तेमाल करेंगे, उसको लिखेंगे, उस टर्म को लिखेंगे, तब जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, क्योंकि वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी बोलूंगा, या केशव सर पढ़ाएंगे, या पांडे सर पढ़ाएंगे, या कोई और मैम पढ़ाएंगे, जो भी टीचर कंसर्न टीचर आपको पढ़ाएगा, वो जो टर्म्स होंगे, जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे, वो टेक्निकल वर्ड्स जो है, वो टर्मिनोलॉजी है, वो इंग्लिश में बोली जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा किस पर, कि आप उन टर्म्स को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें और इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि यूनिसेलुलर जो सेल्स हैं, ओके, यानी कि जो प्रोटोजोन्स हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से वो क्या कर रहा है, वो सारी की सारी अपनी एक्टिविटीज हैं, जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, वो क्या कर रहा है, वो उसी सेल के द्वारा परफॉर्म कर रहा है। अंशु सिंह ने लिखा है क्वेश्चन, यस सर, इसका मीन है कि सिंगल ही होता है रिप्रोडक्शन में। जब हम लोग टाइप स्टडी पे आएंगे, जब हम लोग इसके एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि वो सिंगल होता है या वो डबल होता है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा, अगर सेक्सुअल होगा तो कैसे होगा उसका, ये सब चीजें क्या होगी, वो स्टेप बाय स्टेप। एक बात विशेष आप लोग ध्यान रखें कि जो भी स्टडी आपको करनी है वो सिस्टमेटिकली करें, मतलब 1 बाय 1 करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस समय जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं और आप एकदम रिप्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको छत पे जाना है तो आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तो आप 1 बाय 1 चलेंगे, 1 बाय 1 स्टेप्स को समझेंगे, तब वो सारी चीजें आपको जो है वो इजी गोइंग हो जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो सब कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स हैं, साथ ही साथ कैसे हैं, यूनिसेल्युलर हैं। हालांकि अब नया टर्म भी इस्तेमाल हो रहा है, ये यूनिसेलुलर वर्ड जो है वो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि ज्यादातर जो बुक्स हैं पुरानी, उनमें ये यूनिसेलुलर वर्ड दिया हुआ है, लेकिन जो नई टर्मिनोलॉजी है, जो एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी है, और जो एडवांस्ड बुक है प्रोटोजोन्स की, जिन पर स्टडी की गई है, अब उसको हम असेलुलर बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर की बजाय असेलुलर बोल रहे हैं। खैर, जब हम फिजिकली हम लोग कम्युनिकेट करेंगे जब भी क्लास में, तब हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन असेलुलर एंड यूनिसेलुलर के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट है वो कह रहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक हैबिटाट्स एंड सॉइल। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो प्रोटोजोन्स हैं, ज्यादातर, सपोज दैट फाइलम प्रोटोजोआ में अगर हमने मान लिया कि 100 एनिमल्स हैं, उन 100 एनिमल्स में जो मेजॉरिटी है, यानी कि जो ज्यादातर संख्या है, वो कैसे हैं,
वो फ्री लिविंग हैं, मतलब वो पानी में जिस एक्वेटिक हैबिट में वो रह रहा है, उस एक्वेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल वो रिवर में रह रहा है, वो पॉन्ड में रह रहा है, लाइक दैट, वो जिस एक्वेटिक हैबिट में रह रहा है, उस एक्वेटिक हैबिट में क्या है, वो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब है कि वो आसानी से तैर रहा है, कहीं पर बंध के उसे कहीं पर फिक्स नहीं किया गया, वो किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैच नहीं है। तो ज्यादातर जो प्रोटोजोन्स है वो कैसे हैं, फ्री लिविंग हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैबिट्स में रहते हैं, कुछ उन्होंने कहा कि सॉइल पर भी रहते हैं। अब बात एक्वेटिक हैबिट की आ रही है, तो एक टर्म यहाँ पर, एक बात और आपको समझनी चाहिए, एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो एक्वेटिक हैबिट है वो हम कह रहे हैं कि या तो वो फ्रेश वाटर हो सकता है या वो मरीन वाटर में हो सकता है। क्लियर। दो तरीके की एक्वेटिक हैबिट हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं कि या तो वो मरीन वाटर में है या वो, क्या वॉइस क्लियर नहीं हो रही है मेरी? ओके, हो सकता है समथिंग, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हो। सिमरन, क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? क्लियर है सर, वॉइस अच्छा, क्लियर है। क्लियर, ओके, थैंक यू। जी। तो मैं एक्वेटिक हैबिट की बात कर रहा था। एक्वेटिक हैबिट जनरली हम बात कर रहे हैं कि या तो वो फ्रेश वाटर हैबिट है या फिर वो मैरीन वाटर है। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोन्स हैं वो ज्यादातर किस हैबिट में हैं, वो फ्रेश वाटर हैबिट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर हैबिट का मतलब, अब चूंकि क्लास में अगर मैं होता आपके सामने तो मैं जरूर ये क्वेश्चन पूछता आपसे कि फ्रेश वाटर हैबिट क्या होती है, या फ्रेश वाटर हम किसे कहेंगे। अगर कोई इस समय 33 स्टूडेंट्स आज इस क्लास में मौजूद हैं, क्या कोई अपना माइक ऑन करके, या मैं वन बाई वन में पूछूंगा, जैसे सपोज दैट अनुज मिश्रा, अनुज मिश्रा अपना माइक ऑन करो। नहीं कर रहे हैं, अच्छा चलिए, कोई भी वोदिका भार्गवा, वोदिका। यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है ये, अगर आप लोग फिजिकली मौजूद होते यस तो सर। मैं पूछता। खैर, ये बताओ कि मैंने एक बात कही अभी कि फ्रेश वाटर हैबिट, फ्रेश वाटर से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब कौन सा वाटर फ्रेश कहा जाएगा? So fresh waters are the waters which don't have salts in them. Like sea waters have salt in them, but the fresh waters are drinkable. ड्रिंकेबल वाटर। Yes, drinkable. Basically in rivers or lakes, ओके, they have गुड, low concentration of salts. ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, शाबाश। Thank you, sir. तो बेसिकली फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर जो बोधिका ने बताया, सीधा सा मतलब हम निकालेंगे कि ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं है, सॉल्टी वाटर नहीं है। तो जरूरी नहीं कि वो पानी हैंडपंप का ही हो वो फ्रेश वाटर होगा, या हमने टैप खोली है वो पानी निकल रहा है वो फ्रेश वाटर है। यहाँ पर हम फ्रेश वाटर से मतलब हमारा कहने का सिर्फ इतना सा है कि ऐसा पानी, ऐसा वाटर जिसमें कि सॉल्ट मौजूद नहीं है, और ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, वो सॉल्टी वाटर होगा या मरीन वाटर होगा। तो यहाँ पर जो जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस हैबिट में रह रहे हैं, ज्यादातर फ्री लिविंग हैं और एक्वेटिक हैबिट को अडॉप्ट करते हैं, और एक्वेटिक हैबिट में भी स्पेशली वो फ्रेश वाटर हैबिट में रहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आज मैंने बहुत एलिमेंट्री पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। अभी मैं इसके न्यूट्रिशन पर, इसके रिप्रोडक्शन पर, इसके लोकोमोशन पर नहीं जा रहा हूँ, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज कुछ ये एलिमेंट्री बातें हैं जो प्रोटोजोन्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सम आर पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक।
ज्यादातर कह रहे हैं कि फ्री लिविंग थे, इससे पहले बात करी हमने। अब हम कह रहे हैं कि जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें से कुछ प्रोटोजोन्स, अगर हम क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे तो एक क्लास इसकी एक ऐसी है जिसमें जिसके ज्यादातर मेंबर कैसे होंगे, पैरासिटिक होंगे। और पैरासिटिक सब लोग जानते होंगे, पढ़ के आए होंगे आप लोग, हिंदी में परजीवी बोलते हैं इसको। पैरासिटिक का मतलब ऐसा एनिमल जो क्या कर रहा है, जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है किसी न किसी होस्ट में, मतलब परजीवी, दूसरों पर जीवित रहे। हिंदी में अगर आप उसका मतलब समझेंगे तो जो ऐसा एनिमल जो अपने जीने के लिए क्या कर रहा है, किसी दूसरे होस्ट को अडॉप्ट कर रहा है, किसी दूसरे होस्ट पर निर्भर है, डिपेंड है, उस होस्ट पर क्या कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। और चूंकि पैरासाइट है तो उसकी एक खूबी भी है, उसकी एक आदत है, उसकी एक हैबिट है कि मतलब रहेंगे भी आपके साथ, खाएंगे भी हम आपका, और साथ ही साथ आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव भी करेंगे, यानी कि आपके आपके साथ हम बदतमीजी भी करेंगे। बदतमीजी इन द सेंस यहाँ पर है कि वो एनिमल है, वो किसी दूसरे के साथ रह रहा है, दूसरे एनिमल ने उसे रहने के लिए जगह भी दी, खाने के लिए भोजन भी दिया, फूड भी दिया, और बदले में वो एनिमल उसको दे क्या रहा है, सिंपैथी देने के बजाय या धन्यवाद देने के बजाय वो क्या कर रहा है, वो उस होस्ट को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट इन द सेंस कोई ना कोई डिजीज क्रिएट कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। तो जब वो डिजीज कॉज कर रहा है तब उस सेंस में हम उसको बोल रहे हैं पैथोजेनिक। तो पैरासाइट तो ही है, ठीक। पैरासाइट होने के बावजूद भी जो है वो अक्सर हम लोग कह देते हैं इन जनरलाइज्ड वे में कि बहुत से बच्चे आजकल जो है वो अपने मदर फादर पर जो है वो एक लंबे समय तक डिपेंड रहते हैं, और एडल्ट होने के बावजूद भी जो है वो, पढ़ने लिखने के बावजूद भी जो है वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करते हैं जिससे कि उनके पेरेंट्स का थोड़ा सा जो है वो शेयर हो, उनका फाइनेंशियल शेयर करें। वो बजाय फाइनेंशियल शेयर करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं कि वो पैरासिटिक फॉर्म में है और साथ ही साथ कुछ न्यूसेंस कॉज करते हैं, तो पैथोजेनिक भी हैं। तो ऐसे ही प्रोटोजोन्स क्या है कि एक पर्टिकुलर क्लास है, उसके एनिमल्स क्या हो रहे हैं, पैरासिटिक हैं, और पैरासिटिक होने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो डिजीज को भी कॉज कर रहे हैं, तो पैथोजेंस भी हैं। अब बहुत सारी, जैसे एक कॉमन सी बीमारी है जो एक प्रोटोजोन है, और वो प्रोटोजोन क्या कर रहा है, वो एक हमारे अंदर रह रहा है और हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। और वो पोर्शन में बता रहा हूँ कि किस पोर्शन में रहता है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उस पैरासाइट का नाम पूछूंगा केवल मैं आपसे। और ज्यादातर लोग सफर्ड हो जाते हैं कभी ना कभी उस प्रॉब्लम से। एक पैरासाइट ऐसा है जो, और खासकर मैं इस समय केवल मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोजोन पैरासाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं केवल प्रोटोजोन्स के बारे में। तो प्रोटोजोन पैरासाइट में एक पैरासाइट जो कि हमारे रहता है कहाँ पर, दांतों में रहता है, टूथ में रहता है, और मैं उस डिजीज का नाम बता रहा हूँ, वो डिजीज है पायरिया, ठीक है। वो हमारे टूथ में क्या कर रहा है, पायरिया को कॉज कर रहा है। तो मैं उस पैरासाइट का नाम पूछूंगा, और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा मुझे कि उस पैरासाइट का नाम क्या है। धीरज मिश्रा, नहीं सुन रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, दिया मिश्रा, अच्छा कोई कोई भी बताएगा, एनीवन? एंटमीबा जिंजीवैल, हाँ जगत सिंह ने बताया है एंटमीबा है। वन बाई वन। कार्तिक वर्मा, सर एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस, अच्छा। एंटमीबा की कोई और स्पीसीज भी है जो पैरासिटिक है, बताएगा कोई? यस सर है। बताइए सर एंटमीबा हिस्टोरिका। हिस्टोलिका नहीं होता बेटा, हिस्टोलिटिका। यस सर। हिस्टोलिटिका, चलिए वेरी गुड। इन्होंने एक और स्पीसीज बताई एंटमीबा की, वो है हिस्टोलिटिका। कोई ये बताएगा, जितने लोग भी हैं आज इस क्लास में, कि जो अक्षत ने बताई है एंटमीबा हिस्टोलिटिका,
वो कौन सी बीमारी करता है हमारे अंदर? Sir, amebiosis. अमीबायोसिस। एनीवन? कोई और? कोई नहीं बताएगा? ओके। तो अमीबायोसिस करता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। गुड। अच्छा, कोई बताएगा? ये तो एक पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में हो गया, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एक पैरासाइट जो प्रोटोजोन्स है वो हमारे दांत में हो गया। क्या कोई ऐसा प्रोटोजोन पैरासाइट भी है जो हमारे ब्लड में है? बताएगा कोई? एनीवन? किसी को ये पता है कि कोई ब्लड पैरासाइट? Sir, Plasmodium. प्लाज्मोडियम। सर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। गुड। क्या करता है ट्रिपैनोसोमा? सर ये प्लाज्मोडियम, हाँ बताओ। हाँ हाँ बताओ। ट्रिपैनोमियासिस करता है सर। ट्रिपैनोसोमियासिस। गुड, शाबाश। चैतन्य, आपने बताया था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? ओके, चलिए। तो पैरासाइट्स के बारे में बात कर ली हमने और पैथोजेंस के बारे में बात कर ली। और जो लास्ट पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो अपना फूड किस तरीके से लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं और कुछ होलोफिटिक भी न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर हम ये निकालेंगे कि दोज एनिमल्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे हैं और फूड लेने के लिए डिपेंड है किसी भी दूसरे एनिमल पर या दूसरे प्लांट पर, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक। राइट। एक टर्म हमने इस्तेमाल कर रहा है लिख रहा है सम होलोफिटिक। कुछ जो है वो कैसे हैं? होलोफिटिक भी हैं। होलो का मतलब सेम एज, फिटिक का मतलब, टर्म फिटिक यानी कि जो फाइटा वर्ड होगा या फिटिक वर्ड होगा वो रेफर करेगा प्लांट्स के लिए। तो फिटिक वर्ड जब भी आएगा हम रेफर करेंगे किसके लिए, किसके रेफरेंस में बात करेंगे, हमसे ध्यान रखेंगे यहाँ कि हम प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और अगर जोआ वर्ड आ रहा है तो हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में, एनिमल्स के रेफरेंस में। तो होलोफिटिक का मतलब सेम एज प्लांट, यानी कि जैसे प्लांट अपना न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे ही जो प्रोटोजोअन क्या करे, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर ले, ठीक है, वो क्या करेगा, उसका उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, होलोफिटिक होगा। ठीक है भाई। तो स्नेहा अवस्थी क्या प्रेजेंट है? स्नेहा अवस्थी, कैसे मालूम चलेगा हमें भाई कि आप जितने लोग हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है? अच्छा, कोई बताएगा कि कोई ऐसा एनिमल है प्रोटोजोन्स में जो अपना फूड खुद बना लेता है? बहुत आसान सा है। कोई नहीं बताएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये जो मैंने पूछा है आप लोगों से कि ऐसा प्रोटोजोन एनिमल बताइए जो क्या कर सकता है, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है, यानी कि उसमें एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस करने की। कोई नहीं बता रहा भाई?
किसी को नहीं पता? शिखा गुप्ता, युगलीना, गलत स्पेलिंग है आपकी। आंसर सही है, स्पेलिंग गलत है। ओके, ठीक है, राइट आंसर है आपका कि युगलीना जो है वो क्या करता है, अपना फूड खुद बना लेता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ जनरल बातें करी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे किसके बारे में, प्रोटोजोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कल हम कुछ और डिस्कस करेंगे। और अगर आज के इस सेशन से रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्वेरी, कोई भी शंका, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी चीज जो पूछनी हो, और कोशिश करिए कि आज आप अपनी प्रैक्टिकल की बुक ले लें, तो कल हम जब लोग प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात करेंगे तो वो बुक आपके सामने होगी, तो हम आपको सही से बता पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे कि आपको एक्चुअल में अब प्रैक्टिकल में क्या करना है। ठीक है, तो 2 काम जरूर कर लें आप। एक तो अनसॉल्व पेपर ले लें, बहुत छोटा सा, 10 या 12 रुपए का अनसॉल्व, 15 रुपए का अनसॉल्व मिलेगा आपको कहीं से भी, जहाँ पे अभी केशव सर ने बताया था कि जो जहाँ पर हायर एजुकेशन की बुक्स मिलती हैं, जिन बुक स्टॉल्स पे, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। और प्रैक्टिकल की बुक बता चुके हैं हम लोग आपको। बॉटनी में वेंद्र कुमार की लेनी है, और जोलॉजी में आपको एसएस लाल की लेनी है। अगर किसी के पास पुरानी पीएस वर्मा भी पड़ी है तो पीएस वर्मा से भी काम चल जाएगा आपका। जरूरी नहीं है कि आप एसएस लाल लें, लेकिन आप एसएस लाल लेते हैं तो ये बेहतर होगा आपके लिए। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। सर मॉडल ले लें तो किसका मॉडल? माइक ऑन करो और माइक ऑन करके बताओ किसने पूछा था ये क्वेश्चन। सचिन। बॉटनी मॉडल का। नहीं, मॉडल मॉडल मतलब मॉडल पेपर नहीं। नहीं, मॉडल पेपर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मॉडल पेपर किस चीज का मॉडल? मतलब मॉडल पेपर इन द सेंस, मॉडल पेपर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो मॉडल पेपर जो गैस पेपर आता है उसकी बात कर रहे हो? हाँ, यस यस यस। नहीं, गैस पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि 40 से 50% मार्क्स तक ही पहुंच पाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप टेक्स्ट बुक खरीदिए, बुक्स के साथ पढ़िए। अगर आप गैस पेपर से पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक क्योंकि है। उसमें बहुत ज्यादा गलत लिखा होता है, जो आंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा गलत लिखे होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि टेक्स्ट बुक से पढ़िए। टेक्स्ट बुक से। हाँ, टेक्स्ट बुक पढ़िए। जी सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना हो? मेरे ख्याल से किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो ऐश्वर्य रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और मीटिंग जो है वो एंड की जाती है। आज की क्लास ओवर करते हैं।